अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी शॉक्स की वर्किंग को डेमोंस्ट्रेट करना है। ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी शॉक्स एक उजावली 2017 है उसका पेपर। शायद मैं ईयर में थोड़ी सी मुझे एग्जैक्टली नहीं माइंड में, बट जो उजावली है ये ऑथर है, इसका पेपर है। इसने अपने पेपर में ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी का जो वेरिएबल है उसको उसने प्रपोज किया था, उसकी वर्किंग है मैथमेटिकली की हुई, इसमें डेरिवेशन की हुई है। इसको हम प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे और अपने डेटा पे अप्लाई करेंगे। तो ये वो इक्वेशन है जो डिपेक्ट करती है ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी को। इसके पीछे से डेरिवेशन हमने की है, लीनियर जो इक्वेशंस ये बनाई कि ये जो इक्वेशन है लीनियर, ये रिगमन एंड सैक का मॉडल था। रिगमन एंड सैक का मॉडल जो है उसमें लीनियर इक्वेशंस के थ्रू इन्होंने डिराइव करने की कोशिश की है ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी शॉक्स को विद रिस्पेक्ट टू द ट्रेड वॉर। उसके लिए इन्होंने लॉन्ग टर्म रेट्स दिए हैं फॉर द वाई वेरिएबल एंड जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है वो लिया है विक्स। and why to be an asset whose reaction to the trade news we want to study long term rates। मैंने भी इसमें long term rates ही लिए ट्रेजरी के। तो ये बेसिकली दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल क्रिएट किया और वो जो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल है उसको उन्होंने इसमें डिपेक्ट किया इस इक्वेशन में। when we run the following instrumental variable regression using the set of event and non event dates। so ये अब इसको मजीद उन्होंने जो इसको इसकी डिवीजन की, इसको मजीद डेरिवेट किया, तो इन्होंने कहा कि जो इंस्ट्रूमेंटल वेरिएबल है वो इस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। और इसको मजीद उन्होंने जब फर्दर इसको यूज़ किया कि फाइनली हम अपने वेरिएबल तक कैसे पहुंचेंगे जो ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी को मेजर करेगा, उसके लिए उन्होंने कहा कि ये दिस विल बी यूज टू क्रिएट द ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी का जो डेटा कॉलम हमें क्रिएट करना है उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। अब इसमें इवेंट डेट और नॉन इवेंट डेट, यानी कि जिन डेट्स पे ये ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड, ट्रेड वॉर से रिलेटेड जो न्यूज़ आई है वो उनको मैं इवेंट डेट्स कंसिडर करूंगी और उसके अलावा जो टाइम पीरियड है हमारे डेटा का वो नॉन इवेंट होगा। अच्छा, उसमें ये चीज़ हम पहले से क्लियर कर चुके हैं कि वाई क्या है और विथ क्या है। ये वही वॉलेटिलिटी है, लेकिन इसको हम सेग्रीगेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द इवेंट एंड नॉन इवेंट, और फिर इसको हम इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम ये वेरिएबल क्रिएट करेंगे। ये तो हमारी थियोरेटिकल वर्किंग है, इसको हम प्रैक्टिकली लेके चलते हैं और मैं डेटा फाइल शेयर करती हूँ और उसमें फिर मैं बताती हूँ कि कैसे मैंने इसको यूटिलाइज किया। ये फाइल जो आपके सामने खुली हुई है, अगर इसको देखा जाए तो ये सारी की सारा वो डेटा है जो मुझे रिक्वायर्ड है फॉर माई स्टडी। ये 2000, जब से ये ट्रेड वॉर का सिनेरियो स्टार्ट है तो ये 2018 से लेकर 2000 स्पेसिफिकली जो मेरे पास रिकॉर्डेड डेटा है वो 2020 का है, जिसमें ये जो वेरिएबल है क्रिएट किया गया है। स्पेसिफिकली इन डेट्स में ये मौजूद है। अब ये जो डेट्स हैं इनका, इनके आगे हमने वेक्स y1 वाई और लॉन्ग टर्म रेट्स y2 और डमी वेरिएबल में ये लिखा। ये जो इसको मजीद ये फुल फ्लैश डेटा है और हमने ये देख लिया, डमी वेरिएबल क्रिएट कर लिया कि किस दिन न्यूज़ थी तो उसको मैंने इवेंट ले लिया 1, और जिस दिन कोई न्यूज़ नहीं थी उसको ट्रेड वॉर से रिलेटेड उसको हमने नॉन इवेंट रखा। इसके बाद जो हमने इस डमी वेरिएबल की बेसिस पे जो इवेंट की डेट्स थी उसके अकॉर्डिंगली उसके अगेंस्ट जो डेटा था उसको हमने अलग कर लिया और जो नॉन इवेंट थे उसको हमने डेटा अलग करके ये दो कॉलम्स हमारे बन गए। तो ये हमने डेटा को अभी फिल्टर किया है। उसके बाद अब हमने वेरिएबल में कैलकुलेट करना। सबसे पहले वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास अब दो सेट्स आ गए, एक इवेंट के साथ और एक नॉन इवेंट के साथ। सबसे पहले इवेंट को हमने लिया और उसको सॉल्व किया। वेरिएंस को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं जो कि हमें लिटरेचर में बताए गए हैं। एक तरीका ये है कि आप ओवरऑल वेरिएंस कैलकुलेट कर लें थ्रू फॉर्मूला। एक तरीका ये है कि आप जो डिफरेंस है वो मीन से वो आप निकालें, उसका स्क्वायर ले लें डेली बेसिस पे अगर आपने वेरिएंस कैलकुलेट करना है। तो मैंने डेली बेसिस का वेरिएंस जो है वो कैलकुलेट किया और मैंने डिफरेंस लिया रिटर्न का उसके एवरेज के साथ उसका स्क्वायर ले लिया। अच्छा, कोवेरियंस जो है वो हमेशा फुल सेट्स पे निकलता है। ये मैंने सैंपल को लिया है, जैसे कि नजर भी आ रहा है कोवेरियंस सैंपल, और दो सीरीज है, एक विक्स की सीरीज है और एक लॉन्ग टर्म रेट की सीरीज है। इसको लेते हुए मैंने कोवेरियंस फॉर इवेंट कैलकुलेट कर लिया। जहाँ तक वेरियंस की बात है वो मैंने आपको बताया कि डेली बेसिस पे मैंने जो फॉर एग्जांपल मुझे फिक्स का वेरिएंस चाहिए था एज पर द फार्मूला। फार्मूला जो मैंने अभी एक आर्टिकल में दिखाया वो वेरिएंस उसमें विक्स का था, इसका इसका नहीं चाहिए हमें।
तो विक्स का वेरिएंस निकालने के लिए डेली बेसिस पे मैंने इसकी ये वैल्यू उसको मैं माइनस किया रिटर्न और उसका स्क्वायर ले लिया। इसी तरह ये सारी निकलेंगी। ये जो है ये ए जो कॉलम है ये वाला है, ये रिटर्न है बेसिकली जो कि दिया। तो ये इस तरह से हमने ये सारा वेरिएंस निकाल दिया विक्स का फॉर इवेंट। अब वेरिएंस आ गया और कोवेरिएंस भी आ गया। इसी तरह नॉन इवेंट के लिए भी मैंने जो सबसे पहले कोवेरिएंस निकाला ओवरऑल, ये कोवेरिएंस है, और फिर मैंने एवरेज निकाली दोनों कॉलम्स की, और जो वेरिएंस निकालने के लिए मुझे एवरेज चाहिए विक्स की, और डेली उसमें रिटर्न में से मैंने इसको माइनस किया और उसको स्केल ले लिया, और ये मेरे पास डेली बेसिस पे वेरिएंस विक्स आ गई विक्स की फॉर द नॉन इवेंट डेट्स। अब ये तो बात होगी। अब अगर फॉर्मूला में अगर आप देखें तो उसमें हमें बताया हुआ है कि डिफरेंस हमें लेना है फॉर द कोवेरिएंस ऑफ इवेंट एंड नॉन इवेंट का, वो मैंने डिफरेंस लिया है यहाँ पे। फिर उन्होंने बताया है कि डिफरेंस आपने वेरिएंस का लेना है, दोनों की वेरिएंस है ना, इवेंट और नॉन इवेंट की वेरिएंस का, तो वो मैंने लिया। तो डिफरेंस कैसे लिया है, जैसे देखिए ये वेरिएंस है इवेंट की और ये माइनस नॉन इवेंट है, इसको मैंने डिफरेंस लिया, ये देखिए जैसे। तो ये मेरे पास इसी तरह ये सारी जो वर्किंग है ये हुई हुई है इसी तरह। जहाँ पे वैल्यूज खत्म हो जाती है वहाँ पे ऑब्वियसली फिर ये क्लींस आउट हो गया ना फैक्ट यहाँ पे कि बिल्कुल वो ट्रेड वॉर का फैक्ट है ही नहीं। जो चीजें मतलब वो निकाल दी अदर फैक्ट जो है वो इसके जो एज पर द फॉर्मूला हमने इसकी जो वर्किंग की है वो जैसे कि उन्होंने बताया। तो डिफरेंस वेरिएंस का ले लिया। इसके बाद जो फाइनल फार्मूला है वो फाइनल फार्मूला लगाया। फाइनल फार्मूला के मुताबिक जो आपका कोवेरिएंस का डिफरेंस है उसको आपने डिवाइड करना है इस वेरिएंस के डिफरेंस से। तो ये हमने इसी तरह किया है। कोवेरिएंस का चूंकि एक ही सेल है तो वो हमने उसको फिक्स कर लिया, फ्रीज कर लिया, और बाकी जो वेरिएंसेस हैं वो डेली बेसिस पे चेंज हो गए। अब ये जो सारा कॉलम है ये फाइनल कॉलम है हमारा। इसको हम यूज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस इन द ईव्यूज में जो हमारी फाइनल फाइल बनेगी उसमें हम इसको यूज करेंगे। So that was the way through which I made this trade policy uncertainty based on the working जो कि रिगबन एंड सैप का मॉडल था जो इस आर्टिकल में यूज किया गया। उसको फॉलो करते हुए मैंने अपनी डेटा फाइल में से जो डेटा है उसको इस तरह ट्रांसफॉर्म किया है फॉर द ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी वेरिएबल को हासिल करने के लिए।